जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपको पता होगा कि आज देश की स्वर कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर जी हमारे बीच में नहीं है, जो देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है, जो शायद कभी पूरा नहीं हो सकता। उनकी जो स्वर थी, उनके लोग कायल हुआ करते थे। वो जो स्वर है, शायद अब हम लोग के बीच सिर्फ एक आवाज़ बनकर रह जाएगी। तो दोस्तों, आज दिन उनका है। आज नमन करते हैं ऐसी महान आत्माओं का, जो शायद कभी कभी धरती पर आते हैं। तो दोस्तों, उनसे जुड़ी हुई दो चीज़ें आप याद रखेंगे। लता मंगेशकर का जन्म जो है 1829 में हुआ था, और लता मंगेशकर को बहुत सारे अवार्ड मिले भारत में, जैसे कि पद्म पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, बहुत सारे अवार्ड मिले, जिसमें कि दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो इसमें दो महत्वपूर्ण अवार्ड जो है आप याद रख लीजिए। इसमें दो महत्वपूर्ण, एक 1859 में याद रखेंगे, और एक याद रखेंगे दोस्तों 2001। 2001 काफी इंपॉर्टेंट है। 2008 में दोस्तों ये भारत रत्न इनको मिला था। 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न मिला था दोस्तों, ठीक है। तो आप याद रखेंगे उनसे जुड़े हुए इन चीजों को। दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं आज के नए अध्याय का, जिसमें कि हम विगत परीक्षाओं में जो पूछे गए हैं प्रश्न है, उनसे संबंधित जो हम लोग आगे क्वेश्चन कर रहे थे। तो दोस्तों, आइए पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। तो पहला है दोस्तों, किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों को किसानों के शोषण की जानकारी जो है गांधी जी की ओर आकर्षित किया था? मतलब गांधी जी को किस व्यक्ति ने अवगत कराया था कि नील विद्रोह को लेकर जो की जाती है, उसको किनके द्वारा ये किया गया था? तो दोस्तों, आइए हम इनके बारे में थोड़ा जान लें। नील विद्रोह है दोस्तों। ये नील विद्रोह बेसिकली इससे पहले भी 1917 से पहले भी नील विद्रोह हमारे देश में हुई थी, जिसमें कि आप जान लीजिए नील विद्रोह पहला जो हुआ था वो 1859-60, ठीक है। 1859-60 में ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल का एक गांव था दोस्तों, एक जिला था जिसका नाम था नादिया जिला, ठीक है। याद रखेंगे, नादिया जिला। नादिया जिला में एक गोविंदपुर नाम का एक गांव है, जहां से ये नील विद्रोह पहली बार जो है उत्पन्न हुई थी। तो दोस्तों, नील विद्रोह जो होता था वो जबरदस्ती जबरन अंग्रेजों के द्वारा वो खेती कराई जाती थी नील की। आपको पता होगा कि नील की खेती अंग्रेज इसलिए भी कराते थे कि उनका प्रयोग जो है रंगाई में, ठीक है, रंगाई में की जाती थी। कपड़ों की रंगाई के लिए अलग अलग प्रकार के जो है रंगाई के लिए इसकी प्रयोग की जाती थी, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है रंगाई करने के बाद उस जो कपड़े की कीमत होती थी वो मार्केट में ज्यादा हो जाती थी। तो दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ पहला विद्रोह 1859-60 जो नादिया जिले में हुआ था, ये वेस्ट बंगाल में है। इसके जो नेता थे दोस्तों, उसका नाम था दिगंबर विश्वास। दिगंबर विश्वास, ठीक है, दिगंबर विश्वास। और जो है एक और नाम था इनका, विष्णु विश्वास, ठीक है। दो नेता थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, इसके दो नेता थे नील विद्रोह के। इस पे दोस्तों एक पुस्तक भी लिखी गई है, जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिसका नाम था नील दर्पण, ठीक है। नील दर्पण, याद रखेंगे, नील दर्पण जो था, नील दर्पण नामक पुस्तक जो है दोस्तों, ये जो है नील विद्रोह पर लिखा गया था, ठीक है। नील विद्रोह पर नील दर्पण पुस्तक लिखा गया, जो कि लिखे थे दीनबंधु मित्र, ठीक है, दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था। तो एक क्वेश्चन ये भी जानेंगे दोस्तों, नील दर्पण पुस्तक के लेखक दीनबंधु मित्र थे, जो नील दर्पण पर लिखा गया था, नील विद्रोह पर लिखा गया था। इसका दोस्तों अंग्रेजी अनुवाद, इंग्लिश में अनुवाद इसका जो है दोस्तों वो किया था, याद रखेंगे, मधुसूदन दत्त। मधुसूदन दत्त के द्वारा जो है दोस्तों ये किया गया था, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट जो है मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया था। इसमें दोस्तों अब आगे देखते हैं, आगे और चीज क्या है इसमें। इसको जो है दोस्तों एक प्रश्न पूछा जाता है, क्विज पत्रिका ने जो है इसको समर्थन, पूर्ण रूप से समर्थन दिया था। तो उसका नाम था हिंदू पेट्रियट, ठीक है। हिंदू पेट्रियट नामक एक जो अखबार था,
वो अखबार के द्वारा नील विद्रोह को पूर्ण समर्थन दिया गया था और उसके संपादक जो थे वो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे, हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा इसको जो है पूर्ण बहुमत दिया गया था, पूर्ण सहयोग किया गया था नील विद्रोह को। ठीक है, अब हम आते हैं उस क्वेश्चन पे जो हम लोग से पूछा गया है। वो पूछा गया दोस्तों कि नील विद्रोह जो हुआ था 1917 में, नील विद्रोह में जो 1917 में जो गांधी जी आए थे उसकी आधारशिला उससे पहले भी रखी जा चुकी थी। ये दोस्तों डेट था 1916। 1916 में एक अधिवेशन हुआ जो कि हुआ था लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता जो है ए.सी. मजूमदार के द्वारा की गई, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी दोस्तों। और इसी में एक व्यक्ति आए, यहाँ के मोतिहारी के थे, जिनका नाम था, जो चंपारण में पड़ता है, इनका नाम था राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल के द्वारा दोस्तों पहली बार गांधी जी को आमंत्रित किया गया था कि बापू आप हमारे चंपारण आइए, जो कि वहां के नील जो किसान हैं उनकी दुर्दशा को लेकर आप यहाँ आइए और उनकी आवाज को आप रखिए। ठीक है, इनसे सवाल बनता है दोस्तों, ये किस गांव के थे? एक बार पूछा गया था राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे, तो इनका नाम था मुरली भिरहवा गांव के थे। ठीक है, मुरली भिरहवा गांव जो कि हमारा चंपारण में पड़ता है, ये मुरली भिरहवा गांव के ये वासी थे। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी चीजों को आप याद रखेंगे। 1916 में ही दोस्तों सूरत फूट जो 1907 में हो गया था, गरम दल और नरम दल जो अलग हो गया था, यही लखनऊ अधिवेशन में जो है इन दोनों दलों का फिर से मिलाप हो गया था। मतलब गरम दल और नरम दल जो है दोनों वापस में मिल गए थे। ठीक है, इसलिए 1916 को एकता वर्ष भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए थोड़ा यहाँ जान लीजिए नादिया से। नादिया बहुत ही महत्वपूर्ण है इतिहास में, क्योंकि नादिया जिले से ही दोस्तों पहली बार इनका, नादिया जिले में ही एक संत का जन्म हुआ जिसका नाम था चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु का जो है जन्म नादिया जिले में ही हुआ था, बंगाल में, जिनको कि भारत में कीर्तन का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, कीर्तन का जन्मदाता चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है, जिसका वास्तविक नाम निमाई दास था। ठीक है, इसका वास्तविक नाम निमाई दास था। एक चीज और जान लीजिए दोस्तों, नादिया एक्सप्रेस के नाम से बहुत ही फेमस है हमारे देश की एक महिला क्रिकेटर जिसका नाम है झूलन गोस्वामी। ठीक है, वो बंगाल के नादिया जिले से ही हैं, उनको नादिया एक्सप्रेस भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इतनी चीजों का आप याद रखेंगे। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों एक दो चीज और याद रख लेंगे कि ये जो नील चंपारण सत्याग्रह जो किया गया था, गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, ये बेसिकली नील विद्रोह को लेकर ही किया गया था। नील विद्रोह में 3/20 मतलब 1 बीघा में 3 कट्ठा जो होता है, एक कट्ठे में 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो उसमें दोस्तों 3 कट्ठे पर अनिवार्य कर दिया गया था कि नील की खेती आपको करना ही करना है। इसी के विरोध में चंपारण सत्याग्रह किया गया, जो कि 1917 में गांधी जी के द्वारा किया गया। भारत में गांधी जी के द्वारा किया जाने वाला ये पहला सत्याग्रह था। ठीक है, अगर पूछ ले गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये दोस्तों अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, अफ्रीका में गोरे और काले के बीच विभेद को लेकर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह 1906 में किया था। ठीक है, 1906 में आपको पता है गांधी जी 1893 में अफ्रीका चले गए थे, एक अब्दुल्ला का केस लेकर अफ्रीका चले गए, और बाद में ये 1893 से ये 1915 में फिर वापस आए। लगभग जो है 21 साल ये रहे वहां, और जो है फिर 1915 में गांधी जी वापस आए भारत। वो डेट दोस्तों याद रखेंगे 9 जनवरी को आए थे 2015 में। इसीलिए भारत सरकार हर 2003 से इसको राष्ट्रीय प्रवासी दिवस इसको 2003 से
मनाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आप इतनी चीजों को आप याद रखेंगे, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगला जो प्रश्न है उसको हम देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लंदन में 13 मार्च 1940 को माइकल ओ डायर को गोली किसने मारा था, ठीक है। 13 मार्च 1940, याद रखेंगे ये जो घटना है दोस्तों, ये जो है माइकल ओ डायर, माइकल ओ डायर, यहां प्रश्न में है कि माइकल ओ डायर को गोली किसने मारी थी। तो दोस्तों माइकल ओ डायर से आप याद रखेंगे और एक और नाम रखेंगे माइकल आर डायर, ठीक है, आर डायर, माइकल ओ डायर और माइकल आर डायर। तो इस दोनों में अंतर क्या है दोस्तों, याद रखेंगे माइकल ओ डायर जो था वो पंजाब का उप गवर्नर था, उप गवर्नर था, और ये माइकल आर जो डायर था वो सैन्य प्रमुख था, ठीक है, सैन्य प्रमुख था। ये पंजाब का था दोस्तों, ये दोनों जो था वो पंजाब का था, पंजाब का। हुआ क्या दोस्तों, गांधी जी को पंजाब आने पर जो है रोक लगा दी गई थी, रोक लगा दी गई थी, जिसमें कि आप देखे होंगे रॉलेट एक्ट जो आया था उस समय गांधी जी को जो है कहीं पर भी देश भ्रमण करने पर रोक लगा दी गई, जिसके विरोध में एक दो व्यक्ति और थे जिसको गिरफ्तार कर लिया गया था। वहां के दो व्यक्ति सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और किचलू, ये दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें कि जालियावाला जो है, जालियावाला बाग एक ग्राउंड टाइप का था, जालियावाला बाग एक फील्ड टाइप का था, जहां पर लोग एकत्रित हुए थे कि हम अपने स्थानीय जो नेता थे वो सत्यपाल और किचलू, कैसे हम उनको आजाद कराएं, कैसे हम उनको बाहर निकालें, इसी विषय पर जो है वार्ताएं चल रही थी। यही खबर जो है चला गया गवर्नर के पास, माइकल ओ डायर के पास, और माइकल ओ डायर ने आदेश दिया अपने सैन्य प्रमुख माइकल आर डायर को कि आप जो है उस भीड़ को जाकर उस पर गोलियां बरसाइए, ठीक है। तो इन्होंने जो है वास्तविक रूप से आदेश माइकल ओ डायर ने दिया, इसीलिए एक व्यक्ति थे जिसका नाम था उधम सिंह। उधम सिंह ने इस व्यक्ति को माना कि यही वो व्यक्ति है जिसके द्वारा ये नरसंहार पूरा किया गया। इसीलिए दोस्तों वो इंतजार कर रहे थे, आपको पता होगा ये 13 अप्रैल 1919 को ये घटनाएं हुई, और ये इंतजार करके 1940 में ये लंदन जाकर लंदन में ही इसको गोली मार दिया था माइकल ओ डायर को दोस्तों, ठीक है। माइकल ओ डायर को उधम सिंह के द्वारा गोली मारी गई थी लंदन में, ठीक है, आप याद रखेंगे। और उनको दोस्तों फांसी वहीं पर दी गई, और ये देश का ऐसा पहला मामला था जब किसी भारतीयों को विदेशों में फांसी दी गई थी, तो वो दोस्तों उधम सिंह, ठीक है, जाबाज हमारे एक सिपाही उधम सिंह को जो है दोस्तों फांसी दी गई थी, ठीक है। आप याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसी की जांच के लिए एक कमेटी आयोग बनाया गया था जिसका नाम था हंटर आयोग, हंटर आयोग, याद रखेंगे हंटर आयोग। दो हंटर आयोग नहीं है, हंटर नाम से दो है, याद रखिएगा। हंटर एक आयोग था, एक हंटर कमीशन था, ठीक है, हंटर कमीशन, हंटर कमीशन, हंटर कमीशन और हंटर आयोग। अगर हंटर आयोग पूछे तो वो दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाया गया था, और एक और हंटर कमीशन था जो कि दोस्तों वो शिक्षा के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो दोनों को आप याद रखिए। एक और प्रश्न बनता है कि इस हंटर आयोग में जो है कांग्रेस की तरफ से, हमारे देश की तरफ से किनके द्वारा लिखने का कार्य किया गया था जालियांवाला बाग के रिपोर्ट को, तो वो गांधी जी के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे, ठीक है, वो गांधी जी के द्वारा, ठीक है। इसी में दोस्तों याद रखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड में ही गांधी जी के द्वारा नाइटहुड की उपाधि और जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सर की उपाधि लौटा दी गई थी, ठीक है, याद रखेंगे इन दोनों के द्वारा ये उपाधि लौटा दी गई थी। दोस्तों आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा है 1929 में खुदाई खिदमतदार नामक संगठन किनके द्वारा बनाया गया। काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, खुदाई खिदमतदार। और 1929 में एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था खुदाई खिदमतदार। ये दोस्तों ये जो बनाया गया था, ये बनाया गया था
अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है, गफ्फार खान, याद रखेंगे। अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा जो है ये बनाया गया था खुदाई खिदमतदार नामक एक संगठन बनाया गया, जो कि दोस्तों आपको पता होगा ये हमारा जो एरिया है, ये जो एरिया है हमारा, ये वाला, ये हमारा जो पश्चिमोत्तर भारत वाला जो एरिया है, इसमें एक बलूचिस्तान और सिंध वाला जो इलाका है, यहीं पर इनको एक संगठन बनाया जिसका नाम था खुदाई खिदमतदार, जो कि कांग्रेस के सहयोगी थे। और खुदाई खिदमतदार को दोस्तों एक और नाम दिया जाता है लाल कुर्ती संगठन, ठीक है, लाल कुर्ती संगठन भी कहा जाता है। कारण यह है दोस्तों, उनके जो वस्त्र होते थे वो हमेशा इस ग्रुप के लोग लाल कपड़े को ही पहनते थे, इसीलिए इसको लाल कुर्ती संगठन भी कहा जाता है। 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों याद होगा आपको, इसको सीमांत गांधी, सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ठीक है, ये इसको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी। दोस्तों आपको पता होगा कि भारत के बाहर, मतलब पहले विदेशी जिसको भारत रत्न से नवाजा गया वो व्यक्ति भी अब्दुल गफ्फार खान थे दोस्तों, ये याद रखेंगे। इसको जो मिला था 1987 में, भारत पहले विदेशी जिसको भारत रत्न मिला वो दोस्तों जो है 1987 में अब्दुल गफ्फार खान को मिला भारत रत्न। इसके 3 साल के बाद अभी तक के इतिहास में दूसरे व्यक्ति जिनको मिला था 1990 में, 1990 में अफ्रीका के गांधी कहे जाने वाले नेल्सन मंडेला को 1990 में मिला था दोस्तों। 1990 में ही B.R. अम्बेडकर को भी भारत रत्न दिया गया था दोस्तों, ठीक है। तो 1990 में भारत रत्न B.R. अम्बेडकर और नेल्सन मंडेला को, और 1987 में दोस्तों अब्दुल गफ्फार खान को मिला था। और ये जो दोस्तों संगठन बनाया था, इसी संगठन ने गांधी जी को एक उपाधि दी थी जिसका नाम था मलंग बाबा, मलंग बाबा, याद रखेंगे। गांधी जी को उपाधि मलंग बाबा की खुदाई खिदमतदार नामक संगठन के द्वारा दी गई थी दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों भारत रत्न आपको बताए होंगे 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहली बार 3 व्यक्तियों को दिया गया। सबसे कम उम्र के पाने वाले भारत रत्न जो थे वो सचिन तेंदुलकर थे। सबसे अधिक उम्र में ये जो है दोस्तों पहली महिला जो थी इंदिरा गांधी थी। और जो है पहली मरणोपरांत, जो पहला मरणोपरांत भारत रत्न है वो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था दोस्तों, ठीक है। तो आप इतनी चीजों को याद रखेंगे। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी, ठीक है, किस महिला को कहा जाता है? तो उसका नाम था दोस्तों मैडम भीखाजी कामा, ठीक है, मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। दोस्तों इन्होंने राष्ट्रवाद की भावना इतनी ज्यादा उग्र, मतलब इतनी ज्यादा उग्र नहीं कह सकते हैं, ये शब्द अच्छा नहीं है, इतनी ज्यादा राष्ट्रवाद की भावना लोगों में जगाई कि इनको राष्ट्रीय क्रांति की जननी के रूप में जानने लगे। और इन्होंने ही दोस्तों 1907 में, याद रखेंगे, 1907 में जर्मनी का एक शहर था, जर्मनी का एक शहर था, याद रखेंगे, जर्मनी का एक शहर था जिसका नाम था स्टुटगार्ट, ठीक है। स्टुटगार्ट का एक जो है जर्मनी में एक शहर स्टुटगार्ट है जहां पर 1907 में पहली बार झंडा, तिरंगा झंडा फहराया गया था, जो कि मैडम भीखाजी कामा के द्वारा ही फहराया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। देश के बाहर पहला झंडा फहराने वाली मैडम भीखाजी कामा है, जो कि 1907 में स्टुटगार्ट जो जर्मनी में पड़ता है वहां पर ये फहराई थी, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। इन्होंने देश की तिरंगा झंडा को देश की महिलाओं को समर्पित किया था उस समय। बाद में आगे चल के हमारे संविधान में भी भारत के तिरंगे झंडे को जो है भारत की महिलाओं को शामिल किया गया है, सम्मानित किया गया है देश की महिलाओं को, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों ये जो याद रखिए, भारत में तिरंगे झंडे को जो है औपचारिक मान्यता जो है वो 22 तारीख को दिया गया था, 22 जून 1947, 22 जून 1947 को देश की तिरंगा झंडा को आधिकारिक मान्यता दिया गया था दोस्तों, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। और इसका डिजाइन दोस्तों तेलंगाना के एक ब्राह्मण थे जिसका नाम था प्रेंगली वेंकैया
फ्रैंकलिन वैकेया के द्वारा जो है देश की तिरंगा झंडा का जो है दोस्तों वो लोगो दिया गया था, जो हमारा अभी वर्तमान रूप है दोस्तों। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है दोस्तों? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है वो याद रखेंगे दोस्तों, हमारा जो ये है हमारा जो महाद्वीप है, जैसे कि ये हो गया दोस्तों एशिया, ये हो गया यूरोप, ये हो गया दोस्तों उत्तरी अमेरिका, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका, ये हो गया अफ्रीका, और ये हो गया दोस्तों हमारा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, याद रखेंगे एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ये ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में ही जो है, ऑस्ट्रेलिया में ही ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है दोस्तों। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ही ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, जो कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, और इसके अलावा भी ग्रेट सिम्पसन, गिब्सन, ये सभी जो मरुस्थल है दोस्तों ये जो है ऑस्ट्रेलिया में ही है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे एक देश है जिसका नाम है न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड को दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को बांस जल संधि के द्वारा दोनों को अलग किया जाता है, दोनों का अलग किया जाता है। और याद रखिए दोस्तों, इसका जो न्यूजीलैंड है इसको दुनिया का सबसे दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है न्यूजीलैंड को। ठीक है, न्यूजीलैंड को सबसे नीचे का ये किया जाता है, जो ये शहर जो है इसको दक्षिण का ब्रिटेन भी कहा जाता है, सबसे नीचे का ब्रिटेन भी कहा जाता है इसको न्यूजीलैंड को। और यहाँ की एक बहुत ही फेमस घास है जिसका नाम है कैंटबरी। ठीक है, कैंटबरी जो है यहाँ का बहुत ही फेमस घास है, और यहाँ का एक बहुत ही फेमस घास है जिसका नाम है डाउन्स। ठीक है, डाउन्स जो है दोस्तों वो ऑस्ट्रेलिया का सबसे फेमस घास है, और कैंटबरी न्यूजीलैंड का सबसे फेमस घास है। और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे दोस्तों एक प्रवाल द्वीप ये प्रवाल भित्ति पाई जाती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति भी पाई जाती है, जैसे हमारे भारत के पास लक्षद्वीप में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे ये ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में है। और अगर बात करें कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है, तो वो सहारा अफ्रीका में है दोस्तों। ठीक है, सहारा अफ्रीका में है, ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और अगर पूछ ले एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो हमारा जो है ये रेगिस्तान है, जो कि ये पाकिस्तान और भारत के राजस्थान वाले क्षेत्रों में पड़ता है। अगर पूछ ले कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस मरुस्थल का है, तो दोस्तों वो 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर लगभग ये हमारा रेगिस्तान का है दोस्तों। सबसे ज्यादा घनत्व वाला रेगिस्तान है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच है दोस्तों। ठीक है, तो इन चीजों का आप याद रखेंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है दोस्तों? तो याद रखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज जो है स्वर्णिम चतुर्भुज जो है दोस्तों, ये याद रखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज। तो ये दोस्तों एक मार्ग है, एक सड़क मार्ग है जिसको कि हम स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। एक जो है दोस्तों ये दिल्ली, ठीक है, 4 महानगरों को जो जोड़ने वाली सड़क है उसको हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। एक दिल्ली, और एक जो है मुंबई, और एक चेन्नई, और एक दोस्तों कोलकाता। ठीक है, याद रखेंगे ये जो हमारा ये जो बन रहा है दिल्ली से मुंबई, ये जो है दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, और चेन्नई से दोस्तों कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली, मतलब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन चारों को अगर हम जोड़ने वाली जो कॉरिडोर है इसको हम लोग दोस्तों कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। ये देखने में स्वर्णिम चतुर्भुज इसको इसलिए कहते हैं कि ये चतुर्भुज जैसा दिखता है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। ये जो है 2001-2 में शुरुआत की गई थी इसकी, 1-2 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, और इसकी लंबाई लगभग दोस्तों लगभग 5900 है। ठीक है, 5900 इसकी लंबाई है, 5800 कुछ इसकी लंबाई है, अप्रोक्सीमेटली जो है 5900 इसकी लंबाई याद रखेंगे, 5886 या कुछ है, तो लगभग 5900 देख लेंगे डेटा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। ये याद रखेंगे सड़क मार्ग का ये रूट है, और ये सड़कों से संबंधित है। तो सड़कों से दोस्तों याद रखेंगे
भारत में सबसे पहली बार सड़कों के विकास के लिए एक योजना लाई गई जिसका नाम था दोस्तों नागपुर योजना। ठीक है, नागपुर योजना की शुरुआत 1943-44 में की गई थी। ठीक है, नागपुर योजना की शुरुआत भारत में 1943-44 में की गई थी। इसके अनुसार दोस्तों एक NH नेशनल हाईवे किया गया था, इसके तहत SH स्टेट हाईवे किया गया था, इसके तहत दोस्तों डिस्ट्रिक्ट हाईवे किया गया था, मतलब डिस्ट्रिक्ट रोड किया गया, और एक ग्रामीण, ठीक है, ग्रामीण रोड। इसको 4 भागों में बांटने का काम नागपुर योजना के तहत किया गया, जिसमें कि NH किया गया जो केंद्र सरकार की होती है, जिसमें SH किया गया जो स्टेट हाईवे होता है जो राज्य सरकार की होती है, और डिस्ट्रिक्ट जिसको हम जिला सड़क कहते हैं, और ग्रामीण सड़कें जिसमें कि प्रधानमंत्री सड़क जो योजना है वो आती है इसके अंतर्गत दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे ये नागपुर योजना के तहत आती है। ठीक है, तो याद रखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ये जो है सड़कों से संबंधित है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से पश्चिमी और पूर्वी घाट जो है वो कहां पर मिलती है। ठीक है दोस्तों, अभी मैप बनाए थे, देखिए इसमें जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है दोस्तों, तो ये याद रखेंगे। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो दोस्तों वो एरिया है, याद रखेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये जो दोस्तों ये है इसको पूर्वी घाट कहते हैं और इसको पश्चिमी घाट कहते हैं। इसका दोस्तों अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम है इसका। जैसे कि यहाँ कर्नाटका से लेकर मुंबई तक का जो कर्नाटका से लेकर मुंबई तक का जो क्षेत्र है इसको हम सह्याद्री कहते हैं, और इधर का जो क्षेत्र है ये जो है केरल वाला तट है, इसको कोरोमंडल भी तट कहते हैं, और इधर मालाबार, और इधर का दोस्तों देखिए इधर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का तट पड़ता है। तो यहीं पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच एक पहाड़ी है जिसका नाम है दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी की पहाड़ी दोस्तों याद रखिएगा ये जो है तमिलनाडु और कर्नाटका वाले क्षेत्रों में पड़ता है। नीलगिरी की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है दोदा बेटा। ठीक है, दोदा बेटा दोस्तों इसकी सबसे जो है नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। हालांकि दक्षिण भारत की अगर चोटी की बात करें सबसे ऊंची चोटी दोस्तों ये जो है अन्नामुडई। ठीक है, याद रखेंगे अनाईमुडी जो है ये सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की, जिसकी जो पहाड़ी की है उस पहाड़ी का नाम है अन्नामलई। ठीक है, अन्नामलई याद रखेंगे। अन्नामलई की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है अनाईमुडई, जो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडई है जो कि अन्नाईमलई का हिस्सा है। और ये दोदा बेटा दोस्तों, ये दोदा बेटा की सबसे ऊंची चोटी जो है दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, ये याद रखेंगे। नीलगिरी से याद रखिएगा नीलगिरी पर एक बहुत ही फेमस जगह पाई जाती है जिसका नाम है ऊटी। ऊटी दोस्तों नीलगिरी पर ही है। और एक और चीज याद रख सकते हैं, यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है टोडा जनजाति दोस्तों ये नीलगिरी वाले पहाड़ियों पर पाया जाता है, और मुख्य रूप से ये जो है भैंस पालन इसकी प्रजाति है, मतलब भैंस को ये पालना ज्यादा पसंद करते हैं, तो ये भैंस पालने वाली एक जनजाति है दोस्तों। टोडा जनजाति से एक चीज और याद रख सकते हैं कि टोडा जनजाति बहुपतित्व विवाह को धारण करती है, मतलब एक से ज्यादा वहां की पत्नियां एक से ज्यादा पुरुषों से शादियां करती है। तो भारत में 2 प्रमुख जातियां हैं ऐसी, एक तो आपका हो गया टोडा जनजाति, और एक उत्तराखंड में भी जनजाति है जिसका नाम उसका याद नहीं आ रहा है, भूल गया दोस्तों। टोडा जनजाति वो बता देंगे, टोडा जनजाति बहुपतित्व विवाह धारण करती है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, टोडा जनजाति से इन चीजों को याद रखिएगा। वो उत्तराखंड की जो जनजाति है जो बोले कि बहुपतित्व विवाह धारण करती है, वो भूटिया जनजाति, भोटिया जनजाति। ठीक है, भोटिया और टोडा ये दोनों जो जनजाति है दोस्तों ये बहुपतित्व विवाह को धारण करती है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब आगे आइए, अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछ दे तो
K2 जो काराकोरम श्रेणी में है दोस्तों, वो K2 वो जो है काराकोरम श्रेणी में है, वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर भारत के अंदर पूछ दे तो वो दोस्तों कंचनजंगा हो जाएगा, जो कि सिक्किम में है। ठीक है दोस्तों, तो इन चीजों को आप याद रखेंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नगरों में, मतलब बताना है कि अलकनंदा और भगीरथी नदी जो है वो कहाँ गंगा बन जाती है। मतलब ये जो दोस्तों अलकनंदा और भगीरथी है वो कहाँ पर गंगा नदी बन जाती है। तो दोस्तों याद रखेंगे, अलकनंदा और भागीरथी, भगीरथी ये दोस्तों जब मिल जाती है ये दोनों, तो इसका नाम गंगा हो जाता है। ठीक है, गंगा। और ये गंगा है दोस्तों, ये गंगा पहली बार अगर भूमि पर उतरती है तो वो भूमि जो है हरिद्वार है दोस्तों। ठीक है, हरिद्वार, हरिद्वार पर पहली बार ये भूमि पर इसका आगमन होता है इस धारा का, जिसका कि नाम पड़ जाता है गंगा। ठीक है, ये हरिद्वार में। तो दोस्तों गंगा की लंबाई भारत में जो है 2525 किलोमीटर है। ठीक है, 2525 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई है। और भारत की सबसे लंबी नदी जो है ये गंगा है। और भारत की सबसे चौड़ी नदी पूछ लिया जाए तो 914-15 किलोमीटर जो है ये ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, जिसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। और ब्रह्मपुत्र की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है, लगभग में। ठीक है, लगभग में, जो कि सिंधु नदी के ही समान है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। और ये दोस्तों याद रखेंगे इससे, गंगा नदी टोटल 5 राज्यों से गुजरती है। गंगा नदी दोस्तों ये टोटल 5 राज्यों से गुजरती है। क्रम याद रखिए, सबसे पहले उत्तराखंड, उसके बाद यूपी, उसके बाद बिहार, ठीक है, उसके बाद झारखंड, और उसके बाद दोस्तों वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल। और उसके बाद दोस्तों ये चला जाता है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। सबसे पहले उत्तराखंड, फिर यूपी, फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, और बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है पद्मा। ठीक है, पद्मा। गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो याद रखिए यूपी में है, जिसका शहर है कानपुर। कानपुर, ठीक है, कानपुर जो दोस्तों है, जिसको कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, ये दोस्तों कानपुर जो है गंगा नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, याद रखेंगे, इस चीजों को याद रखेंगे। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं। कल दोस्तों हम किए थे नीति आयोग के बारे में, कल किए थे हम लोग नीति आयोग के बारे में। उसमें सीईओ का नाम अमिताभ घोष हम बोल दिए थे, याद रखिएगा, अमिताभ कांत। ठीक है, अमिताभ कांत याद रखिएगा दोस्तों, अमिताभ कांत उनका नाम था। अमिताभ घोष हो गया था शायद हमसे, तो अमिताभ कांत आप याद रखेंगे। उनके जो सीईओ थे वो अमिताभ कांत थे। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, अब मिलते हैं आगे। बताइएगा कैसा लगा आज का वीडियो। ये दोस्तों ये जो प्रश्न है ये विगत परीक्षाओं में, विगत वर्षों में जो बीपीएससी के द्वारा आयोजित की गई है उनमें ये सवाल पूछा गया है 60वीं 62वीं में। तो उन सभी प्रश्नों को हम देख रहे थे दोस्तों। जितने भी जुड़े हुए फैक्ट्स हमसे बन पाते थे उन चीज़ों को हम रखने का प्रयास किए। तो अगर वीडियोज आपको पसंद आ रही होगी तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आगे ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तब तक ठीक है, थैंक यू।